वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान पार्ट नंबर 19 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जान लिया था वर्टिब्रेटा ग्रुप की अगर बात करें तो एक वर्ग मत्स्य वर्ग को अभी तक हम लोग पढ़ पाए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगले वर्ग की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने जाना था सिर्फ और सिर्फ मत्स्य वर्ग को, तो अगले ग्रुप का नाम है सरीसृप ग्रुप। इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सरीसृप जो वर्ग है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। रेप्टाइल बोला जाता है, रेप्टाइल क्लास एक एक करके जानते हैं। आखिरकार सरीसृप होते कैसे हैं, इनके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले सरीसृप जो वर्ग है इसमें कितनी जीव प्रजातियां हैं, तो इसके अंदर 6000 लगभग जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो होते हैं ये अनियत तापी होते हैं, अनियत तापी होते हैं। ये सामान्यतः जो होते हैं गर्म वातावरण में रहते हैं, गर्म वातावरण में ये निवास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सरीसृप हैं जो जलीय वातावरण में निवास करना पसंद करते हैं। इन सरीसृपों की अगर बात कर ले तो इन सरीसृपों में इनकी जो त्वचा है वो बिल्कुल शुष्क होती है और साथ ही साथ खुरदरी भी होती है। इनके ऊपर एक बाहरी शल्क पाया जाता है। इसको शल्क कह लें या फिर आवरण कह लें। इनके ऊपर आवरण होता है, वो बाद में इनको त्यागते रहते हैं। इस आवरण का नाम हम लोग केंचुली के नाम से जानते हैं। केंचुली को कौन कौन त्यागता है, तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, सर्प भी त्याग देता है, छिपकलियां भी त्यागती हैं। छिपकलियां अगर हम बात करें आगे तो सरीसृपों में क्लोम छिद्र नहीं होता है। अगला पॉइंट है, इनमें क्लोम छिद्र नहीं होगा। अब जब क्लोम होगा नहीं तो सांस पर कहाँ से लेंगे, तो ये श्वसन के लिए फेफड़ों से काम चलाते हैं, यानी कि फेफड़ों से श्वसन करते हैं। फेफड़े से श्वसन करेंगे। इनके शरीर में पसलियाँ पाई जाती हैं, पसलियाँ होती हैं। अब ये पसलियाँ इनकी क्या करती हैं, तो संकुचन यानी कि ये सिकुड़ते हैं और शिथिलन में मदद करती हैं। शिथिलन इन दोनों में मदद करती हैं कौन, पसलियाँ। इनका अगला पॉइंट है, इनका जो हृदय होता है वो 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है, 3 प्रकोष्ठों में, जिसमें से 2 आलिंद होंगे, 2 आलिंद, और इसके अलावा एक इनमें पाया जाता है निलय, 2 आलिंद और एक निलय। लेकिन याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगरमच्छ में हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठों में विभाजित होता है। अब अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो अगला पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांपों को छोड़कर, किसको, सांपों को छोड़कर सभी में केंद्रका जो होती है, केंद्रका युक्त लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रका युक्त लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, किसको छोड़कर, सांपों को छोड़कर। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो सरीसृपों में क्या होगा, 4 पैर होते हैं। ध्यान रखिए कितने पैर, 4 पैर, या फिर 2 जोड़ी कह लें, एक ही बात है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये रहा, जितने भी सरीसृप होते हैं ये सभी, लगभग सभी अंडज होते हैं, मतलब अंडा देते हैं। लेकिन अंडा का मतलब क्या हो गया, ओविपेरस। कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ जो अंडा नहीं देते हैं। अच्छा, आप जान लेते हैं कि आखिरकार इनके ऊपर क्या, किस रूप में, यहाँ आप आगे जान लेते हैं कि इनके अंडों के ऊपर कैल्शियम निर्मित कवच होता है, कैल्शियम का कवच पाया जाता है। ये इसकी रक्षा करेगा और क्या करेगा। अब सरीसृप वर्ग के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा रहा सरीसृप में पहला उदाहरण छिपकली के अलावा सर्प, फिर है कछुआ। आप कहेंगे कछुआ तो बाहर भी रहता है, बिल्कुल, हमने अभी बताया था जल में भी कुछ रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इगुआना, अजगर, मगरमच्छ,
मगरमच्छ, घड़ियाल, घड़ियाल अलग होता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, घड़ियाल अलग होता है थोड़ा सा मगरमच्छ से। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कोमोडो ड्रैगन की, ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। ये रहा सरीसृप वर्ग। इसके बाद में हम लोग चलेंगे उभयचर वर्ग की तरफ। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं उभयचर वर्ग की। एम्फीबिया जो क्लास है इसकी बात कर लेते हैं। उभयचर क्या होते हैं? उभयचर आप जानते हैं, ऐसे इसमें जीव को शामिल किया जाता है, ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जल और स्थल दोनों पर निवास करने में बिल्कुल सक्षम है। इसके अंदर 3000, लगभग 3000 जीव प्रजातियां शामिल की गई हैं। अब इसके बाद में आगे हम लोग जान लेते हैं इनका शरीर आखिरकार कैसा होता है। तो प्रथम नंबर पे पहला पॉइंट जान लेते हैं। तो इनका जो शरीर है वो सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, बटा होता है। इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा नमी युक्त होती है, नमी युक्त, और सल्क इन पे नहीं पाए जाते हैं। आपने जाना था सल्क के रूप में पिछले सरीसृप वर्ग में जो सल्क होते हैं उनको क्या करते हैं, छिपकलियां होती हैं और सर्प जो होते हैं वो छोड़ते रहते हैं। इनमें सल्क नहीं पाया जाता है। अब आगे जान लेते हैं इनके बारे में। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, ये जीव जो होते हैं फेफड़ों, मुखगोहा और गलफड़ों के माध्यम से क्या करेंगे, तो आप समझ गए होंगे, श्वसन की बात हो रही है, श्वसन करते हैं। इस श्वसन को हम लोग त्वची श्वसन के नाम से भी जानते हैं, त्वची श्वसन भी कहा जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इनका जो हृदय होता है, 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है, 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है। अब 3 प्रकोष्ठों में कितने आलिंद होते हैं, तो 2 आलिंद हो गए, और इसके साथ साथ में एक होता है इनमें निलय होता है। इनकी जो आहार नाल है, अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आहार नाल है, आहार नाल या मूत्र नली और प्रजनन गोहा शरीर के एक ही कोष में खुलते हैं जिसका नाम होता है क्लोका। ऐसा ही होता है सरीसृप वर्ग में, आहार नाल, मूत्र नली, प्रजनन गुहा, क्लोका में खुलते हैं। ऐसा ही कहाँ होता है, सरीसृप वर्ग में भी यही कंडीशन होती है। अब आगे जान लेते हैं इनका संपूर्ण जो शरीर है इसके बारे में जान लेते हैं। इनमें मस्तिष्क होता है कि नहीं, मेरु रज्जु पाई जाएगी कि नहीं, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड कह दें या मेरु रज्जु कह दें। मेरु रज्जु हो, केंद्रीय मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी कि ये तीनों बातें यहाँ उपस्थित होंगी। स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उभयचर वर्ग के अंदर नर एवं मादा दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा ही सरीसृप वर्ग में होता है। इसके बाद में इनके निषेचन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनमें निषेचन होता है शरीर के बाहर क्या होगा, निषेचन शरीर के बाहर होता है। लेकिन अगर हम बात करें सरीसृप वर्ग की निषेचन कहाँ होता है, तो सरीसृप वर्ग में निषेचन जो होगा वो होता है आंतरिक। निषेचन जो होगा कैसा होगा, आंतरिक। यहाँ लिख नहीं पाए थे पहले, शरीर के बाहर इनका निषेचन होता है। अगले तरफ हम लोग चलते हैं, इनमें कितनी पलकें पाई जाएंगी, तो जो पलक हैं 3 जोड़ी पलकें होती हैं। मेढक में 3 जोड़ी पलकें होती हैं, जिसमें से एक पारदर्शी होती है, एक पारदर्शी का मतलब जिससे हम बड़े आसानी के साथ देख पाएँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कह लें। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। जबकि शेष 2 जो होती हैं वो अर्ध पारदर्शी, मतलब दिखाई तो देगा धुंधला सा, लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं पाया जाता है कि बिल्कुल अपारदर्शी हो।
अपारदर्शी यानी कि इसके बाहर न देखा जा सके, इस प्रकार की इनके पलकें होती हैं। अब उभयचर वर्ग के हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे उदाहरण हम लोग मेढक को ही लिख लेते हैं। मेढक हो गया, पंक शरट हो गया, अगला है शेला मेंढर, शेला मेंढर। अगला है गोल्डन, अगला है गोल्डन मेंटेन। अगले नंबर पे चलते हैं तो वृक्ष मेढक, आपने सब सुने होंगे, वृक्ष मेढक भी होता है। इसके बाद में माउंटेन चिकन लिख लेते हैं, माउंटेन चिकन। ये उदाहरण रहे। और अब उभयचर वर्ग के बाद में हम लोग सीधे चलेंगे अगले वर्ग स्तनधारी की तरफ। हम लोग बातचीत कर लेते हैं स्तनधारी वर्ग की। ये वर्ग इसलिए भी खास है क्योंकि हम लोग भी यानी कि मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्य हो, कुत्ता हो, हाथी हो, बिल्ली, ये सभी इस वर्ग में आते हैं। तो निवास स्थान सबसे पहले देख लेते हैं। सभी प्रकार के वातावरण में निवास कर सकते हैं, सभी प्रकार के वातावरण में निवास कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, चाहे वो उष्ण हो, चाहे शुष्क हो, शीतल हो, आर्द्र मैदान हो, इसके अलावा आर्द्र हो या मैदान हो, समुद्र हो, चाहे फिर वो मरुस्थल ही क्यों ना हो, मरुस्थल जो भी हो वहाँ ये निवास कर सकते हैं। अब एक एक करके यहाँ पॉइंट हम लोग लिखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। इनमें लगभग 4000 जंतु आते हैं। कितने? 4000 जंतु आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, ये नियत तापी होते हैं, नियत तापी, वार्म ब्लड इनको कहते हैं। इनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला ये है, ये अपने नवजात संतानों का जो पोषण होगा, नवजात संतानों का पोषण कैसे करते हैं, तो इनमें जब दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएंगी तो ये इनके अंदर दुग्ध उत्पन्न होगा जिससे इनका नवजातों का पोषण किया जाता है। अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो गया, इनमें और क्या होगा, इनमें वसामय ग्रंथियां पाई जाती हैं, वसामय ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप सब जानते हैं, श्वेत कह दें या पसीना ग्रंथियां कह दें, एक ही बात है। इनकी त्वचा की बात कर लें तो त्वचा कैसी होती है, आप सब जानते हैं, बालों से ढकी रहती है। बाल कह दें अथवा रोम कह दें, इससे ये त्वचा ढकी रहती है। अब इनमें जो बाह्यकर्ण पल्लव हैं, बाह्यकर्ण पल्लव होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि कान की हम लोग बात कर लें तो कान जो होता है वो 3 वर्गों में बटा होता है। पहले का नाम बाह्य है, दूसरे का नाम मध्य है, और एक आखिरी जो परत होती है इसको हम लोग आंतरिक परत के नाम से भी जानते हैं। इनका जो शरीर है, इनके शरीर में 2 बार दांत उगते हैं, यानी कि 2 द्विबारदंती हैं। 2 बार दांतों का उदय होगा। पहली बार में जो दांत उगते हैं उनको जन्म के बाद में जो उगते हैं उनको दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत। और दूध के दांत कितने होते हैं मनुष्यों में, तो 20 होते हैं। अब 20 दांत होते हैं हम लोगों में, मनुष्यों की बात कर रहे हैं। अब 20 जो दांत हो गए, अब ये दांत क्या होंगे, ये 20वां दांत गिर जाते हैं। 20 सभी में नहीं होते, हम ऐसा नहीं कह रहे, हम तो मनुष्यों की बात कर ली यहाँ पे। तो दूध के दांत कितने, 20 होते हैं। अब ये बाद में दूध के दांत गिर जाते हैं, दूध के दांत क्या गिर जाएंगे, फिर क्या होगा, स्थायी दांत निकल आते हैं। अब श्वसन की बात कर लेते हैं। इनका श्वसन, हम लोगों का श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। अगली बात, इनमें हृदय कैसा होता है, हृदय कितने प्रकोष्ठों वाला होता है, तो 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 2 निलय होंगे और 2 ही आलिंद पाए जाते हैं। इनमें लाल रक्त कणिकाओं की बात कर लें तो इनमें केंद्रक विहीन, कैसी, केंद्रक विहीन लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, केंद्रक विहीन लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। अगले नंबर पे चलते हैं कि संवहन तंत्र विकसित होता है कि नहीं। बिल्कुल, संवहन जो तंत्र है बिल्कुल विकसित होता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी अधिकतर की बात कर लें, अधिकतर स्तनधारी विकसित संतानों को जन्म देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जरायुज होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? जरायुज भी कहा जाता है। निषेचन की अगर बात कर लें तो सभी जानते हैं निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। अब एक एक करके जान लेते हैं कि आखिरकार इस वर्ग में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे मनुष्य की, फिर है कुत्ता, फिर है हाथी, बिल्ली, शेर, व्हेल। इसे याद रखिए, व्हेल बहुत बार पूछा जाता है। व्हेल, बंदर, भालू, गाय, चमगादड़ भी याद रखिए, चमगादड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चमगादड़, चूहा, और भी होते हैं बहुत सारे। अब स्तनधारी वर्ग के बाद में हम लोग चलेंगे सीधे पक्षी वर्ग की तरफ। अब बातचीत कर लेते हैं पक्षी वर्ग की। तो पक्षी वर्ग में सबसे पहले जानते हैं आखिरकार कितने जीव सम्मिलित हैं। तो इसके अंतर्गत 9000 जीवों को लगभग सम्मिलित किया गया है। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसका ये रहा, ये नियत तापी होते हैं। कैसे नियत तापी होते हैं? इसका मतलब क्या है? ये अपने शरीर का निश्चित ताप बनाए रखते हैं, निश्चित ताप बनाने में सक्षम हैं। अब अगला जो पॉइंट होगा वो यहाँ से हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो ये जो होते हैं आप सभी जानते हैं कि ये अधिकतर जो पक्षी हैं, अधिकतर हमने क्यों लगाया अभी समझा देंगे। अधिकतर जो पक्षी हैं वो उड़ने में सक्षम है। कैसे उड़ने में सक्षम है? मोस्टली सभी उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो उड़ नहीं सकते। अपवाद को देख लेते हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग की। इसके अलावा एमू होता है, इसके अलावा कीवी होता है, न्यूजीलैंड से संबंधित है, आप सब जानते हैं। पेंगुइन होता है। ये सब जो हैं तो पक्षी वर्ग में, लेकिन ये सब अपवाद ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। शुतुरमुर्ग की एक और हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन? शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग की हमने बात की। दो बातें महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा पक्षी। अब जब हमने सबसे बड़े पक्षी की बात कर ली तो सबसे छोटे को क्यों छोड़ दें, इसकी भी बात कर लेते हैं। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी हो गया। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 2.75 इंच होती है। बाहर बेचारे का बिल्कुल 2 ग्राम होता है। कितना? 2 ग्राम होता है। समझ लीजिए इतना छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। अब आगे चलते हैं, इनकी एक एक करके पूरे पक्षी वर्ग के बारे में जान लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण में हम लोग जान लेते हैं कि पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो चुके हैं। किसमें? पंखे बन गए, पंखों में बदल गए। जबकि पीछे वाले जो पश्चपाद हैं, जो पीछे वाले पैर होते हैं, ये क्या करने में सहायक हैं? तो आप सब जानते हैं चलने में भी सहायक हैं, कुछ तैरते भी हैं तो तैरने में सहायक हैं, और कुछ तो झपट्टा मार के शिकार भी कर लेते हैं तो शिकार करने के लिए भी ये सहायक हैं। अब इनके पश्चपादों में 4 और किसी किसी में 3 या किसी किसी में सिर्फ 2 पंजे पाए जाते हैं। 4 भी होते हैं, कहीं 3, किसी के में 2 होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है, इनका जो हृदय है 4 कोष्ठकों में बटा होता है। 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद हैं और 2 होते हैं इनके अंदर क्या? निलय। अब इनका जो अंतःकंकाल है, अंतःकंकाल की जो लंबी अस्थियां होती हैं, लंबी अस्थियां जो होती हैं वो बिल्कुल खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, तथा वायु कोश से युक्त होती हैं। वायु कोश से युक्त वायु होती है और कुछ नहीं पाया जाता है। अब पक्षियों में श्वसन की बात कर लेते हैं। तो इनका श्वसन फेफड़ों से होता है। आपने ऊपर भी देखा था स्तनधारी में फेफड़ों से होता है, तो यहाँ भी श्वसन जो होगा वो किससे होता है?
फेफड़े से श्वसन ये लोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट को। इनकी पूंछ में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग और तोते में तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये दोनों बातें यहाँ नहीं पाई जाती हैं शुतुरमुर्ग और तोते में। अब आगे जान लेते हैं इनकी आहार नाल में भी कुछ अलग अलग बातें होती हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए आहार नाल में आखिरकार क्या क्या हम क्या क्या हम देखेंगे। तो आहार नाल के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो आहार नाल में दो अतिरिक्त कोष होते हैं। दो, पहले का नाम है क्रॉप और दूसरे का नाम है पोषणी। अब क्रॉप क्या करता है, तो ये क्रॉप वो नहीं है जो आप कट कर देते हैं, वीडियो क्रॉप कर देते हैं। ये क्रॉप भोजन से संबंधित है, भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह स्टोरेज करता है और साथ साथ में इसको मुलायम बनाता है। इसके बाद में जो पोषणी भोजन है, पीसने में, किसमें, भोजन को पीसना पड़ता है, जैसे हम लोग पीसते हैं, दाढ़ों से पीसा जाता है हम लोगों में, पीसने में और लुगदी बनाने में, जिससे बड़े आसानी के साथ इसका पाचन हो जाए। इसीलिए पोषणी जो भोजन है वो पीसने में और लुगदी बनाने में सहायक होता है। अब एक और पॉइंट जान लेते हैं, पक्षियों में नर हो या मादा हो, दोनों अलग अलग स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। अब एक और पॉइंट है, ये पक्षी जो होते हैं वो अंडज होते हैं, अंडज मतलब अंडा देते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं इनके उदाहरणों की तरफ, एक एक करके इनके उदाहरण हम लिखते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को। तो सबसे पहले बात करेंगे कबूतर की, मोर है, आप जानते हैं, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। शुतुरमुर्ग है, चील हो गया, गिद्ध हो गया, इसके अलावा गौरैया है, तोता है, उल्लू भी है, हंस भी है, उल्लू हो गया, हंस हो गया, नीलकंठ भी है, नीलकंठ, और बाकी के आपने देख लिए हैं। अब आज हम लोगों ने ये सभी वर्गों को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग कुछ एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको लेके आएंगे, बहुविकल्पी कुछ लिखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण